नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर आज की क्लास में आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगी आरओ एआरओ वीडियो टेस्ट सीरीज के बारे में। इस टेस्ट सीरीज में अगर हम देखेंगे तो टॉपिक और सब्जेक्ट वाइज डेली टारगेट रिवीजन कराया जा रहा है आप सभी को। यहाँ पर आपको 4000 प्रश्नों का डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा। आपको 15 आरओ के टेस्ट प्लस आपको पीसीएस के टेस्ट और 5 सीसैट के टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। टेस्ट आपके बाइलिंगुअल होंगे तो इंग्लिश और हिंदी किसी भी माध्यम के स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब आज की क्लास का हम अपना पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ पर देखिए काकोरी ट्रेन कांड की घटना कब हुई थी पूछा गया है आपसे। तो 9 अगस्त 1925, 10 अगस्त 1925, ठीक है, 28 अप्रैल 1927 या फिर 10 सितंबर 1924। तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न को सॉल्व करने के पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2023 में काकोरी ट्रेन कांड में से कांड शब्द को हटा दिया और बोला कि अब इसको हम बोलेंगे काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, तो याद रखिएगा कहीं पर भी अगर आपको लिखना होगा तो आप इसको काकोरी ट्रेन एक्शन लिखेंगे। तो अब बताइए काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था। तो ये आपका 9 अगस्त 1925 में हुआ था। तो आपका ऑप्शन 1 जो है ए जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से सुनिएगा जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी। देखिए क्लास, यहाँ पर सबसे पहले जब भी हम काकोरी एक्शन की बात करते हैं तो हमें एचआरए के बारे में पता होना चाहिए। एचआरए क्या था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, जिसका कि गठन कब हुआ था? 1924 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कानपुर में हुआ था। और कौन कौन आपके मेन लीडर्स थे? तो सचिन नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। तो जब भी हम 1924 की बात करेंगे तो अक्टूबर 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का फॉर्मेशन हुआ था। कौन कौन मेंबर्स थे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, सचिन नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद। ये तीनों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर 1925 की जब हम बात करेंगे तो 9 अगस्त 1925 में आपका काकोरी एक्शन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट नाम आपको अपने परीक्षा के लिए याद होने चाहिए वो भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहला नाम तो राम प्रसाद बिस्मिल ही है। चंद्रशेखर आजाद का नाम भी आपने सुना है, वो भी है। ठीक है, अशफाक उल्लाह का नाम आप याद रखेंगे। फिर इसके बाद रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी और चंद्रशेखर आजाद। तो ये भी नाम आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं काकोरी एक्शन से जब रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह और रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी और चंद्रशेखर आजाद जो थे वो फरार हो गए थे। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि काकोरी एक्शन प्लान में जो लोग शामिल थे उनमें से कौन मेंबर फरार हो गया था? तो चंद्रशेखर आजाद। फिर आपको पता है पुलिस मुठभेड़ हुई थी, कहाँ पर हुई थी? प्रयागराज में। ठीक है, इलाहाबाद में, अल्फ्रेड पार्क में। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद के साथ इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। ये सारे पॉइंट आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट, 2 और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाएगा कि काकोरी कांड के सरकारी वकील कौन थे तो आप क्या बताएंगे? जगत नारायण जी का नाम। ये भी याद रखिएगा, जगत नारायण मुल्ला का नाम भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या बातें की है? सबसे पहले हमने एचआरए की बात की आपसे। ठीक है, आपको मैंने बताया 1924 में इसका फॉर्मेशन हुआ, कानपुर में हुआ। फिर उसके बाद 1925 में आपका काकोरी कांड हुआ। फिर यहाँ पर काकोरी कांड नहीं, काकोरी ट्रेन एक्शन। फिर यहाँ पर 1928 की जब हम बात करते हैं तो एचआरए जो था वो आपका क्या हो गया? एचएसआरए हो गया। यहाँ पर एक शब्द को जोड़ा गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा एचएसआरए। तो अब भगत सिंह भी इससे जुड़ जाते हैं, रशियन रिवॉल्यूशन से ये इंस्पायर्ड रहते हैं, मार्क्सिज्म से। और यहाँ पर एक शब्द सोशलिस्ट ऐड कर दिया जाता है। एचएसआरए नए ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है और इसकी जो पहली बैठक होती है वो कहाँ होती है? वो दिल्ली में होती है।
1928 का समय अगर आपको याद होगा तो ये कौन सा समय है, जब साइमन कमीशन भारत आता है। साइमन कमीशन भारत आता है तो हर जगह गो बैक साइमन का नारा है। सब लोग साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं है, ठीक है, सब ब्रिटिशर्स ही हैं, यूरोपियंस ही हैं। इसी वजह से साइमन कमीशन का विरोध हर जगह किया जा रहा था 1928 में। और साइमन कमीशन का विरोध करते समय ही लाला लाजपत राय को लाठी लग जाती है, जिसकी वजह से, चोट की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा ये सब चीजें। यहीं पर जब लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है तो उसके बाद एक चीज और इम्पोर्टेंट याद आई, तो आपको बता दूं, भगत सिंह किसको मारते हैं? भगत सिंह स्कॉट को मारने जाते हैं, लेकिन सॉन्डर्स मर जाते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। और इसके बाद भगत सिंह जो हैं वो असेंबली में बम फेंकते हैं। तो हो सकता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कभी अरेंज करने को दे दे, तो ये सारे इंसिडेंट आपके दिमाग में होने चाहिए। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करिए आप लोग। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का विकास किया था। दूसरा है, गुरु रामदास ने रामदासपुर, जिसका की नाम अमृतसर है, नगर बसाया था। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर गुरु अंगद ने ही गुरुमुखी लिपि का विकास किया था, ठीक है, बिल्कुल सही है ये। और गुरु रामदास ने ही अमृतसर को बसाया था, जिसको कि उस समय रामदासपुर नाम से जाना जाता था। तो उत्तर क्या हो गया? सी आपका सही उत्तर है, ठीक है क्लास। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको ये लगता है कि मैम जल्दी आंसर दे रही हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके पहले अपने आंसर को दे लिया करिए, उसके बाद मेरे आंसर को सुना करिए। तो सेकंड का आपका सही उत्तर जो है वो है सी। अब यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे जब भी हम गुरु नानक की बात करेंगे तो सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक है, ये आप सभी को पता होगा। उसके बाद गुरु अंगद आते हैं। अभी हमने देखा गुरु लिपि की, जब हम बात करेंगे गुरुमुखी लिपि की, तो इसके जनक कौन है? गुरु अंगद है। परीक्षा में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और लंगर जो नियम है उसको नियमित भी किसने किया था? गुरु अंगद जी ने ही किया था, याद रखिएगा। गुरु अमरदास की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि इनको अकबर द्वारा सम्मानित किया गया था, क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये किसके समकालीन थे? तो याद रखिएगा गुरु अमरदास जो थे वो अकबर के समकालीन थे। ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में बनता है। फिर गुरु रामदास की जब हम बात करेंगे तो अभी हमने देखा अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने की थी, महत्वपूर्ण है। फिर गुरु अर्जन देव की जब हम बात करेंगे तो इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था, ये याद रखिएगा। और अमृतसर में हर मंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी किन्होंने आरंभ कराया था? गुरु अर्जन देव ने। ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे पॉइंट्स आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, और परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बने भी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पास्ट ईयर्स में प्रश्न नहीं बने हैं, तो हो सकता है आपके आने वाली परीक्षा में यहाँ से पुनः प्रश्न बन जाए। तो इन सब चीजों को याद रखिएगा, इनकी क्रोनोलॉजी भी याद रखिएगा, जैसे नानक, अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जन देव, इस तरीके से भी आपको याद होना चाहिए। और पॉइंट्स हम देखेंगे यहाँ पर। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है क्लास, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्लास में, ठीक है। चलिए, अब ये सब चीजें आप लोगों को बताने वाली नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पर हरगोविंद, गुरु हरगोविंद की बात करेंगे तो अकाल तख्त का स्थापना किसने किया था? गुरु हरगोविंद ने किया था। गुरु हर राय की बात करेंगे तो इन्होंने मुगलों के साथ संघर्ष में भाग लिया था और अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा भी था, परीक्षा में पूछा जा सकता है। गुरु हरकिशन की बात करेंगे तो कम आयु में गुरु बने और अल्प आयु में इनका निधन हो गया था। यहाँ पर गुरु तेग बहादुर, याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि ये औरंगजेब के समय में थे और इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया था इन्होंने, जिसके वजह से औरंगजेब द्वारा शहीद किए गए थे। यहाँ लिखा है ना, इस्लाम धर्म स्वीकार करने से इनकार करने पर औरंगजेब द्वारा इन्हें शहीद किया गया था, इनको मरवा दिया गया था औरंगजेब द्वारा। फिर गुरु गोविंद सिंह जी की बात करेंगे तो आपको पता है खालसा पद की स्थापना किसने की है? गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ जरूर लीजिएगा। यहाँ से पहले प्रश्न बने हैं और पूरी संभावना है आने वाले वर्षों में भी प्रश्न बनेंगे। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्लास, यहाँ पर
सी आपका सही उत्तर था, मैंने आपको बता दिया है, एक्सप्लेन मैंने पूरा कर दिया है, फिर दोबारा उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है व्याख्या में। यहाँ पर देखिए, पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? ठीक है, तो आप बता दीजिए यहाँ पर ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या है। अगर आप यहाँ पर फोटो देख रहे होंगे तो मैंने थोड़ा सा हिंट आपको इस फोटो के थ्रू देने का प्रयास किया है, क्योंकि इस फोटो को मैंने जानबूझ के यहाँ पे लगाया है ताकि अगर आपको नहीं पता हो तो इस फोटो को आप देख लेंगे तो आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहाड़ी ढालों में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से कुछ चाय की बागवानी में इधर कुछ इस तरीके से आपकी की जाती है ना, सॉइल इरोजन को रोकने के लिए खेती जो भी की जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो समोच्च रेखीय जुताई, इसे हम कहते हैं कॉन्टूअर लीनियर टिलेज की हम बात करते हैं, वो कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? थर्ड का ए सही उत्तर है। क्लियर हो गया ना क्लास? चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगले प्रश्न को, फोर्थ प्रश्न देखिए। फोर्थ प्रश्न में क्या दिया गया है? आपको दिया गया है मक्का से संबंधित निम्न कथनों पर विचार हमें करना है। ठीक है, या दक्षिण अमेरिकी मूल का पौधा है। ठीक है, मेज की बात की गई, मक्का अच्छा लगता है सबको खाने में। ठीक है, या दक्षिण अमेरिकी मूल का पौधा है। भारत में इसकी कृषि की शुरुआत ईस्ट इंडियन कंपनी द्वारा की गई थी। इसकी कृषि के लिए औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इसकी कृषि के लिए नदियों द्वारा लाई गई दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर बताना है। तो देखिए क्लास, इसको हम एक एक स्टेटमेंट को देखते हुए चलते हैं। हाँ, इस प्लांट का जो ओरिजिन है वो साउथ अमेरिकन ओरिजिन है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसकी भारत में शुरुआत, इसकी कृषि की शुरुआत भारत में ईस्ट इंडियन कंपनी द्वारा की गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। इसकी कृषि के लिए नदियों द्वारा लाई दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है, ये भी आपका सही है। ठीक है, लेकिन इसकी कृषि के लिए औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, ये थोड़ा सा गलत है। यहाँ पर 21 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए प्रॉपर माना जाता है, सुटेबल टेम्परेचर। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका तीसरा गलत हो गया, 1 2 4 सही है, 1 2 4 सही है, डी आपका सही उत्तर हो गया। चलिए हम एक बार देख भी लेते हैं। देख लीजिए, डी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 21 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड की जरूरत होती है औसत तापमान की इसकी कृषि के लिए, चलिए खेती के लिए इसकी। चलिए अगला देखते हैं, पांचवा प्रश्न। अंडी ओपोर्तिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो ट्राइब से रिलेटेड प्रश्न है। मैंने आपको कई बार बताया है, वर्ल्ड के ट्राइब्स, विश्व के जो जनजाति हैं, भारत के जनजाति, उत्तर प्रदेश के जनजाति, ये तीनों जनजाति से रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट होते रहते हैं। तो जितने भी पास्ट ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको जरूर पढ़ के जाइएगा, ताकि अगर उनमें से कोई भी आपके पेपर में फिर रिपीट हो जाए तो आप आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर बोला गया है अंडी और ओपोर्तिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो हो, पहाड़िया, मुंडा या उरांव। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है ABCD में से? तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है ए। ठीक है, फिफ्थ का ए आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं छठवें प्रश्न पे। छठवां प्रश्न ध्यान से देखिए। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों में से कौन से आपके सही हैं? पूछे गए हैं। स्वदेशी आंदोलन की बात की गई है। कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। ठीक है, आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही वह इसमें शामिल हुए, या बंगाल तक ही सीमित रहा। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए क्लास, जब हम बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन की, तो स्वदेशी आंदोलन में कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन
मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर आप देखेंगे 1905 का समय जब बंगाल का विभाजन होता है, लॉर्ड कर्जन विभाजन करता है 1905 में, तो वो क्या कहता है कि जो बंगाल है वो एक बहुत ही बड़ा प्रोविंस है और इतने बड़े प्रोविंस का एडमिनिस्ट्रेशन करना, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं हो रहा है। इस वजह से हम बंगाल को 2 हिस्सों में विभाजित कर रहे हैं। लेकिन मेन रीजन एडमिनिस्ट्रेशन वाला नहीं था, ठीक है। यहाँ पर मेन रीजन क्या था, हिंदू मुस्लिम में फूट डालना। इसी वजह से तो हिंदू मेजॉरिटी एरिया और मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में सेपरेशन करते हैं, डिवाइड करते हैं, एक तरीके से फूट डालने इनका मेन पर्पस था। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी ना इनकी। तो ये 1905 का समय है, कर्जन का समय। हाँ, बहुत से मुस्लिम्स ने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था, ये बिल्कुल सही है। उस समय रक्षाबंधन भी मनाया गया था, एक यूनिटी दिखाने के लिए कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम एक साथ हैं। तो रक्षाबंधन मनाया था लोगों ने, ठीक है। फिर स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई थी, एकदम सही है, ठीक है। या बंगाल तक ही सीमित था, ये आपका क्या है, गलत है, ठीक है। या बंगाल तक ही सीमित था रहा, ये आपका गलत है, याद रखिएगा। चौथा तो गलत है, क्यों? क्योंकि अभी आप देखेंगे पंजाब में, ठीक है, महाराष्ट्र में, सब जगह इसका प्रभाव था। तो चौथे को हम हटा दें, ये तो आपका हट जाएगा, सीधे आपको आंसर क्या मिलेगा, सी आपको सही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आंदोलन में बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही वह इसमें शामिल हुए। हाँ, जो आपके किसान थे वो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुए थे, ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर आपका सही स्टेटमेंट सी हो गया, ठीक है। आंसर को टिक लगा लीजिएगा। चलिए, अब यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देख लेते हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया, सही उत्तर जो है वो है सी, ठीक है। बताया मैंने आपको 1905 का समय है, बंगाल का विभाजन है, ठीक है, ये भी आपको पता है। लॉर्ड कर्जन था, इसी के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन भी शुरू किया गया था। यहाँ पर जो आपको याद रखना है, वो एग्जैक्ट डेट ये याद रखनी है कि बंगाल का विभाजन हुआ किस दिन था, तो वो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। ये दिमाग में अपने पॉइंट रखिएगा। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये है, ये मैं आपको बता दूं एक बार। देखिए, यहाँ पर अगर जो प्रश्न में आपको दिया गया था कि जो बंगाल का विभाजन था, ठीक है, उसका प्रदर्शन जो था, स्वदेशी आंदोलन जो शुरू किया गया था, वो बंगाल तक ही सीमित था। तो मैंने आपको बताया नहीं, वो बंगाल तक सीमित नहीं था, वो आपका पूना, मुंबई, ठीक है, पंजाब, कई जगह ये आंदोलन आपका फैला। जैसे अगर हम पूना और मुंबई की बात करेंगे, तो पूना मुंबई में इसका नेतृत्व किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था, याद रखिएगा। जबकि पंजाब की जब हम बात करेंगे तो इसका नेतृत्व किसने किया था, लाला लाजपत राय ने किया था, ठीक है, और अजीत सिंह ने किया था। और मद्रास की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर चित्रम्बम पिल्लई ने इसका नेतृत्व किया था। तो ये भी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि स्वदेशी आंदोलन जो था वो कहाँ कहाँ स्प्रेड हुआ और वहां पर किन किन जगह पर उसका नेतृत्व किसने किया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर 2 सेशंस और याद रखिएगा जब हम 1905 की बात कर रहे हैं। 1905 में जब बंगाल का विभाजन होता है तो 1905 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन भी होता है, जिसको कि कौन प्रिसाइड करता है, गोपाल कृष्ण गोखले प्रिसाइड करते हैं। ये याद रखिएगा, ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा प्रिसाइड किया जाता है। और इसी के तुरंत बाद 1906 वाला जो सेशन है उसको दादा भाई नरोजी प्रिसाइड करते हैं, ठीक है। और 1907 में क्या होता है, सूरत स्प्लिट हो जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस आपके एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में डिवाइड हो जाती है, नरम दल और गरम दल में। ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। चीजें क्लियर हो रही है ना क्लास, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पर जब भी आप पढ़िएगा तो 1905 वाला सेशन याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा प्रिसाइड किया गया था, ठीक है। इसमें कर्जन की जो प्रतिक्रिया थी, जो प्रतिक्रियावादी नीतियां थी एवं बंगाल के विभाजन का विरोध किया गया था। साथ ही साथ बंगाल में बंग भंग विरोधी अभियान तथा स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था, ठीक है, समर्थन किया गया था स्वदेशी आंदोलन का। और अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि स्वदेशी आंदोलन को अपनाया कब गया था, तो आप याद रखेंगे 1906 में। 1906 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था, जिसकी की अध्यक्षता दादा भाई नरोजी ने किया था, ठीक है, उनकी अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित किया गया कि कांग्रेस का अब जो लक्ष्य है वो इंग्लैंड या अन्य उपनिवेशों की तरह स्वशासन और स्वराज की बात करेंगे। तो ये याद रखिएगा, स्वराज। स्वराज कब अपनाया गया है,
स्वशासन की बात कब की गई है? 1906 में की गई है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए जो मैंने आपको बताए हैं, क्योंकि सारे ही पॉइंट क्लास आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना सही हो गया, इतनी चीज क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। अच्छा, अभी क्या मैंने बीच में, अगर मुझे लग रहा है मैंने बीच में 1906 की जब बात की है तो मैंने उसमें कहा स्वदेशी अपनाया गया, तो वो याद रखिएगा, स्वशासन की बात की गई है और आपके स्वराज की बात की गई है। 1906 में दादा भाई नौरोजी ने जब सेशन को प्रिसाइड किया है। स्वदेशी आंदोलन तो आपका 1905 में स्टार्ट हो गया जब बंगाल का विभाजन हुआ है। ठीक है, उसी समय की बात है वो। ये चीज क्लियर हो गई ना? डाउट तो नहीं है? अगर कहीं पे भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न देखिए क्लास क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका की गठन कब हुआ था? UNFCCC का गठन कब हुआ था पूछा गया है। ये चीज मैंने आपको कई बार बताई है, तो यहाँ पर बताइए कब हुआ है? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में 1972 में, यहाँ पे स्टॉकहोम 1972 में, रियो दी जेनेरियो जिसको कि हम अर्थ समिट कहते हैं 1992 में। ठीक है, या फिर जोहान्सबर्ग में 2002 में, या फिर यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कोपेनहेगन 2009 में। तो UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का गठन आपका कब हुआ है? अर्थ समिट में हुआ है। ठीक है, जिसको कि हम रियो समिट भी कहते हैं क्योंकि ये रियो दी जेनेरियो में हुआ है, ब्राजील में हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब एक दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बताना बहुत ही जरूरी है, वो क्या है? अगर आपसे पूछा जाएगा एजेंडा 21 कब आया या कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब आई, ठीक है, ये सारी चीजें आपके यूनाइटेड नेशन, जो आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको कि हम अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, रियो समिट के भी नाम से जानते हैं, उसी समिट में आई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए रियो डिक्लेरेशन कब हुआ है? 1992 में रियो समिट में। एजेंडा 21 कब आया है? ये भी रियो समिट में आया है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब आई है? ये भी रियो समिट में आई है। ठीक है, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये भी आपके अर्थ समिट में ही आई है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। और ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि रियो समिट को ही हम अर्थ समिट भी कहते हैं 1992 वाला, और इसी को हम यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं, UNCED, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये सारे पॉइंट्स आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो गया क्लास? कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप भी सोचते होंगे मैम एक्सप्लेन करने के बाद, हर प्रश्न के बाद कहती हैं कि कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि जब हम एज अ फैकल्टी कोई चीज आपको एक्सप्लेन करते हैं ना, तो पता नहीं क्यों मन में ये रहता है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ऐसा तो नहीं है कोई पॉइंट स्किप हो गया हो या हम ही ने कुछ गलत प्रोनाउंस कर दिया हो। तो ऐसे आप लोग अगर सामने रहते हो तो आपके बातें सुन के या आपके कमेंट्स पढ़ के तुरंत पता चल जाता है, लेकिन थोड़ा ये जो रिकॉर्डेड क्लासेस होती है इसमें ये दिक्कत होती है। तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि कमेंट बॉक्स में मुझे तुरंत बता दिया करो कि मैम मुझे इस क्वेश्चन में यहाँ पर डाउट था, आप नेक्स्ट क्लास में उसको कवर कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी डाउट होगा तो बताइएगा जरूर। चलिए 8वां क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, थुम्बा केरल, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटका और पोखरण राजस्थान। तो ये तो सभी को पता होगा। ठीक है, थुम्बा केरल में है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की बात करेंगे तो ये कर्नाटक में नहीं, ये महाराष्ट्र में होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? सी आपका करेक्टली मैच नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो आप इसका क्या करिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे रिलेटेड मैं कुछ आपको बता दे रही हूँ, थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। जैसे अभी हमने देखा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, बार की बात करेंगे तो ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसके बाद आप याद रखिएगा टाटा स्मारक केंद्र मुंबई में है। ठीक है, टाटा फंडामेंटल अनुसंधान संस्थान भी मुंबई में है। भौतिक संस्थान कहाँ पर है? भुवनेश्वर में है। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। ठीक है, लेकिन आप लोग
इसका स्क्रीनशॉट लेके सबको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आराम से पढ़ लीजिएगा। मैं एक एक को इसलिए नहीं पढ़ी हूँ, समय ज्यादा लगेगा। इसी तरीके से अगर हम उत्तर प्रदेश में भी देखें, जो इंस्टीट्यूट है वो भी पढ़िएगा, यूपी स्पेशल में दिया रहता है और आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। हम लोग आने वाले टेस्ट में उसको भी कवर कर लेंगे। अगला प्रश्न हम देखें तो 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न क्या दिया गया है? निम्न भारतीय मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो बताइए, which of the following Indian soils are formed due to the weathering of basalt lava? तो क्या दिया गया है? जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी? तो A, B, C, D में से आपका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका सही उत्तर रेगुर मिट्टी होगा। आप सभी को पता होगा रेगुर मिट्टी को हम काली मिट्टी भी कहते हैं, ब्लैक सॉइल भी कहते हैं ना। यहाँ पर मेनली किसका कल्टीवेशन किया जाता है बताइए? कॉटन का, ठीक है, और डेक्कन एरिया में ये आपको मिलती है। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख लीजिए। ब्लैक सॉइल को ही हम रेगर सॉइल भी कहते हैं, ठीक है, ये आपके कॉटन कल्टीवेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ब्लैक सॉइल जो है वो डेक्कन ट्रैप में मेनली आपको मिलता है। ये फॉर्म होता है इग्नियस रॉक के वेदरिंग के कारण, ठीक है। हाँ, इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, काफी देर तक ये पानी को रिटेन करके रखता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। यहाँ पर डी आपका सही उत्तर था, बता दिया मैंने। जनगणना 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है? तो सेंसस 2011 के अनुसार कितने परसेंट जो है वो आपकी पॉपुलेशन कहाँ रहती है? विलेजेस में। तो 65.4, 65.6, 68.84 या फिर 72.19। तो आपका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? ए, बी, सी, डी में से बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कितनी पॉपुलेशन? 68.84 पॉपुलेशन जो है वो आपके विलेज में रहती है। तो सी आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न देखिए क्लास, क्या दिया है? चलिए यहाँ पर आपको दिया गया है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो रिवाइज करा देती हूँ मैं। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या के वाले जो राज्य हैं आपके, ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या वाले न्यूनतम, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले सिक्किम है, फिर मिजोरम है, गोवा है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड में है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर यहाँ पर कुछ डेटा दिए गए हैं क्लास कि कितना, तो इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग अगले टेस्ट में प्रश्नों के माध्यम से डिस्कस कर लेंगे। देखिए मैं आपको सारे डेटा इसलिए अभी नहीं बता रही हूँ क्योंकि फिर एक साथ सारे डेटा बताऊंगी तो टाइम भी ज्यादा लगेगा और दिमाग में फीड भी नहीं होगा, ये मुझे पता है, क्योंकि जब नंबर्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं तो उनको याद करना आसान नहीं होता है। इसी वजह से मैं बार बार आप लोग से कहती हूँ सेंसस रोज थोड़ा थोड़ा 10-10 मिनट पढ़ते रहिए, ताकि एग्जाम में आप पे प्रेशर ना क्रिएट हो कि अभी तक हमने सेंसस एक बार भी नहीं पढ़ा, ठीक है। तो उसको हम लोग प्रश्नों के माध्यम से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम 11वां प्रश्न अपना देखते हैं, क्या दिया गया है? जनगणना 2011 का आयोजन किसके निर्देशन में संपन्न हुआ था? बताइए, तो किसके? डॉक्टर सी चंद्रमौली के, जयंत कुमार बंटिया के, शैलेश के, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर 2011 का जो सेंसस था वो आपका कंडक्ट हुआ था डॉक्टर सी चंद्रमौली के अध्यक्षता में, ठीक है, तो ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न देखते हैं, ये भी जनगणना से रिलेटेड है, सेंसस से रिलेटेड। सेंसस से कई क्वेश्चन आज आपके हो गए हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेशों का सही क्रम क्या है, आपको बताना है। तो यहाँ पर पुडुचेरी, चंडीगढ़, दादरा एवं नागर हवेली दिया गया है। फिर आप इसको पढ़िए, ए, बी, सी, डी में से आपका सही उत्तर क्या है? आप समय लीजिए, आराम से पढ़िए, इसमें क्या बोला गया है, मिनिमम लिटरेसी की बात की गई है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए, देखिए। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है मैं आपको बता दूं, वो है डी, दादरा एवं नागर हवेली और पुडुचेरी और फिर चंडीगढ़, ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 77% है, ठीक है। फिर उसके बाद पुडुचेरी में 85.8% और चंडीगढ़ में 86%, ठीक है। क्लियर है ना क्लास? अभी देखिए यहाँ पर 85 को मैंने 58 पढ़ा,
तो ऐसी मिस्टेक, सिली मिस्टेक हो जाती है आपके फैकल्टी से भी, हमसे भी हो जाती है, तो उसको आप लोग खुद करेक्ट कर लिया करिए, ठीक है, कि मैम ने गलती से 85 को 58 पढ़ दिया होगा, तो उस चीज को कमेंट में नहीं कि मैम आपने तो 85 को 58 पढ़ दिया, उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा आप लोग मुझे, वो मैंने गलती से बोल दिया था, तो वो 85% है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 13 प्रश्न, ये भी आपका किस चीज से रिलेटेड है, सेंसस से ही रिलेटेड है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार शीर्ष जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही क्रम क्या है, ठीक है, तो आपको सही क्रम बताना है, यहाँ पर हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ABCD आपका ऑप्शन दिया गया है, आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है, मैं थोड़ा सा टाइम देती हूँ आपको, इसको पढ़ने में कोई फायदा नहीं है। बताइए, यहाँ पे पॉपुलेशन, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की गई है, ठीक है, शीर्ष जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों की बात की गई है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पर जो सही उत्तर है वो आपका है बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर व्याख्या में एक बार, इसको व्याख्या में देख लीजिए। अगर हम बात कर रहे हैं घनत्व की, जनसंख्या घनत्व की, तो यहाँ पर देखिए बिहार में सबसे ज्यादा, पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद केरल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर हरियाणा। याद रखिएगा पॉपुलेशन डेंसिटी से प्रश्न आपके परीक्षा में बनता है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 14 प्रश्न, संविधान का कौन सा उपबंध दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी की बात की गई है, ठीक है, आपको पता है हम स्पेशल मेजोरिटी की बात करते हैं, हम सिंपल मेजोरिटी की बात करते हैं, हम स्पेशल मेजोरिटी विद रेक्टिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स की भी बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका बोला गया है साधारण बहुमत से किसे संशोधित किया जा सकता है, तो बताइए। संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, फिर राज्य के नीति निदेशक तत्व, और 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय। तो 7 अनुसूची से संबंधित कोई विषय आपका क्या होगा, यहाँ पर हमने लिस्ट की बात की है ना, राज्य सूची की, ठीक है, यहाँ पर हम राज्य सूची की बात करते हैं, संघ सूची की बात करते हैं, और संवर्ती सूची की बात करते हैं 7 में, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर हम देखेंगे DPST दिया गया है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट नहीं, ये तीनों नहीं होगा। सिंपल मेजोरिटी से अगर कोई भी चीज में चेंज होगा तो वो सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ए आपका सही उत्तर है, ठीक है। DPSP को चेंज करने के लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर हम बात करेंगे स्टेट को कितना पावर दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम फेडरल स्ट्रक्चर में कन्वर्जन की, चेंजेस की बात करेंगे ना, संघीय ढांचा में परिवर्तन करने की बात करेंगे। अगर हम स्टेट की पावर को कम या ज्यादा करने की बात कर रहे हैं, तो उस केस में तो स्पेशल मेजोरिटी की भी रिक्वायरमेंट होगी, साथ ही साथ स्टेट्स के अप्रूवल की भी जरूरत होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे एक्यूरेट ऑप्शन है वो है ए, ठीक है, याद रखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, यहाँ पर हम इसको एक बार देख भी लेते हैं। देखिए क्लास, यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट दिया गया है। तो आपको पता है एक आपका सिंपल मेजोरिटी वाला होता है, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, जैसे कि नए स्टेट को फॉर्म करना है, ठीक है, या फिर आपको सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई चीज है तो वो सिंपल मेजोरिटी से आपका हो जाता है, ये चीज क्लियर है। लेकिन कुछ जो अमेंडमेंट है वो आपके आर्टिकल 368 के अंडर में आते हैं। आर्टिकल 368 जिसमें कि हम संविधान के संशोधन की बात करते हैं, उसमें आपके स्पेशल मेजोरिटी की बात होती है, याद रखिएगा स्पेशल मेजोरिटी की, साथ ही साथ स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेक्टिफिकेशन बाय द स्टेट, ठीक है। तो जब भी स्पेशल मेजोरिटी की बात होगी तो यहाँ पर 50% ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, दोनों चीज होती है, ये याद रखिएगा। जब हम सिंपल मेजोरिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात करते हैं, लेकिन जब हम स्पेशल मेजोरिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आपको अगर एकदम सिंपल एग्जांपल से मैं समझाऊं तो मैं कहूं कि आपके क्लासरूम में जब हम लोग स्कूल में पढ़ने जाते थे तो हमारे क्लासरूम में 100 बच्चे हैं, ठीक है, तो 100 बच्चे में से 50% प्रेजेंट होने ही चाहिए प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये चीज याद रखिएगा। 2/3
प्रेजेंट एंड वोटिंग, उसमें से जितने लोग आपके प्रेजेंट हैं, अगर 50 ही लोग आपके प्रेजेंट हैं तो उनका 2/3 हम निकालेंगे। कोई भी कंफ्यूजन होगी तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं इस टॉपिक को आपको और इजी तरीके से बताऊंगी किसी सेपरेट क्लास में, लेकिन एकदम कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर जब भी हम स्पेशल मेजॉरिटी की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में चेंज हम कर सकते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कोई भी चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। और जब भी संघीय ढांचा के साथ कोई भी चेंज हो रहा है, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज हो रहा है, तो वहां पर हमें स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए ही रहती है। साथ ही साथ जो हाफ ऑफ द स्टेट्स हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, उनमें से आधे स्टेट भी इसको पास किए हो, तभी वो इम्प्लीमेंट होता है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। जैसे डिवीजन ऑफ पावर की बात हम कर रहे थे, तो ये चीज क्लियर हो गई। कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो यहां पर ए आपका सही उत्तर था जो मैंने आपको बता दिया। अब हम इस प्रश्न को देखेंगे। क्लास देखिए, जब भी मैं कोई एक्सप्लेनेशन आपको देती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में दोनों चीज रहती है। ये मॉक टेस्ट है तो मैं चीजों को एक्सप्लेन भी आपको कर दूं, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भी सॉल्व करा दूं। अगर खाली थ्योरी क्लास होती तो हर टॉपिक में मैं आराम से आपको एक्सप्लेन करती, लेकिन मुझे टाइम को बहुत मैनेज करके चलना पड़ता है। तो इसीलिए मैं बार बार आप लोग से एक ही चीज पूछती, समझ में आ गया, नहीं आया तो क्वेश्चन नंबर बता देना, अगले क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी मेरी प्रॉब्लम ये समझ रहे होंगे, क्योंकि समय कम होता है, क्वेश्चंस भी डिस्कस करने रहते हैं, एक्सप्लेन भी करना रहता है, और मैक्सिमम पॉइंट भी आपको बताना रहता है। तो इसी वजह से थोड़ा सा चीजों को मैनेज करना पड़ता है। चलिए 15 क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पर लोक कल्याणकारी राज्य की भावना किसमें अंतर्निहित है बोला गया है। वेलफेयर स्टेट की बात की गई है। तो बताइए, मौलिक अधिकार में, नीति निर्देशक तत्व में, मूल कर्तव्य में, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा, जब भी हम किसकी बात करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, डीपीएसपी की, तो हम क्या बात करते हैं, हम हमेशा वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है। एक आसान प्रश्न है ये। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 16वां प्रश्न। दोहरी सदस्यता के कारण यदि कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है और मंत्री बनता है, तो उसे कितने महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, इफ अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिकम अ मिनिस्टर ड्यू टू डुअल मेंबरशिप, देन विद इन हाउ मेनी मंथ ही इज रिक्वायर्ड टू बिकेम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो बताइए यहाँ पर आपका सही क्या होगा। कोई भी, अच्छा इस प्रश्न को आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, बस ऐसे समझिए। यहाँ पर इसमें डायरेक्ट क्या बोला गया कि कोई भी एक मेंबर है जिसको कि यहाँ पर क्या दिया गया, यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, ठीक है, और मंत्री बनता है, मंत्री बना दिया जाए उसको, संसद का सदस्य नहीं है और मंत्री बना दिया जाए, तो कितने महीने के अंदर या कितने दिनों के अंदर उसे संसद की सदस्यता लेनी पड़ेगी, अनिवार्य है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, 6 माह के अंदर। सी आपका सही उत्तर है, ठीक है। अगर परीक्षा में कभी भी आपसे ऐसे प्रश्न पूछे, यहाँ पर अगर आपसे कभी भी कोई प्रश्न पूछे इस तरीके से कि कोई भी आदमी जो है या कोई भी सदस्य जो है वो संसद का सदस्य नहीं है, लेकिन उसको मंत्री पद पर बिठाया जा सकता है कि नहीं, तो आप बताएंगे हाँ उसको मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन एक जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट वो यही है कि 6 महीने के अंदर उसको किसी भी संसद के किसी भी सदन की सदस्यता हासिल करनी होगी, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए 17वां प्रश्न, केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा किन अनुच्छेद में की गई है। तो बताइए किस में की गई है। इन विच आर्टिकल द सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप हैज बीन डिस्कस। तो डायरेक्ट प्रश्न है ये। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मैं आपको उत्तर बता दूं, ABCD में से आप देख लीजिए एक बार। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की बात करेंगे तो वो आर्टिकल 245 से 255 के बीच में है। तो 17 का ए आपका एकदम सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए क्लास, यहाँ पर जो आपको दिया गया है एक बार इसको डिस्कस कर लूं। यहाँ पर आपको रिलेशंस की बात की दी गई है कि हम विधायी संबंध की बात करते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन की बात करते हैं, प्रशासनिक संबंध की, और हम वित्तीय संबंध की बात करते हैं, फाइनेंशियल संबंध की। जब हम इन सब की बात करते हैं तो ये सभी आपके 11 में दिए गए हैं, ठीक है। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की बात हम 11 पार्ट में करते हैं, ये चीज आपको पता होगा।
पेपर में पूछता भी है किस पार्ट में सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की बात की गई है, तो 11वें पार्ट में। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को हमने वेरियस उसमें डिवाइड कर लिया है, विधायी में, ठीक है, प्रशासनिक में और वित्तीय में, ठीक है। और अनुच्छेद कौन कौन से हैं ये आप यहाँ से देख लीजिए। 245 to 255 जब हम बात करेंगे तो वो आपका कौन सा है, लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप है, ठीक है, विधायी संबंध है। 256 to 263 की बात करेंगे तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप है। और 263 से जब हम बात करेंगे यहाँ पर 268 वाला, तो ये आपका क्या है, ये आपका फाइनेंशियल, वित्तीय, ठीक है, ये याद रखिएगा। 268 to 293 जब हम बात करेंगे, ठीक है, ये कौन सा है आपका, ये आपका है फाइनेंशियल रिलेशनशिप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 18th क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। 18th क्वेश्चन क्या है, अंतरराज्यीय नदी परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। यहाँ पर इंटरस्टेट रिवर काउंसिल की बात की गई है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो आपको दिया गया है, संसद किसी अंतरराज्यीय नदी और नदी घाटी के पानी के प्रयोग, वितरण और नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या शिकायत का न्याय निर्णय दे सकती है। तो पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी होती है कि जैसे इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई भी चीज अगर मैटर हो तो पार्लियामेंट के पास ये अधिकार होता है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है आपका। आर्टिकल 262 अगर आप देखेंगे तो उसमें दिया गया है। दूसरा आपको दिया गया है, राष्ट्रपति केंद्र व राज्य के बीच सामूहिक महत्व के विषयों की जांच व बहस के लिए अंतरराज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। इंटरस्टेट काउंसिल की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पर आपका राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है, प्रेसिडेंट के पास, ये भी सही है, ये आर्टिकल 263 आपका है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हैं और उत्तर सही क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये अगर आप बुक पढ़ते होंगे तो उसमें सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के बाद आपका ये दिया रहता है, जहां पर इंटरस्टेट काउंसिल की बात हम करते हैं और रिवर से रिलेटेड डिस्प्यूट पे किसके पास अथॉरिटी होती है, पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी होती है, ठीक है। इंटरस्टेट काउंसिल को कौन बनाता है, जब भी जरूरत होती है तो प्रेसिडेंट बनाता है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है, उत्तर सी हो जाएगा। अब क्लास यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ विवाद आपको दिए गए हैं और किन किन राज्यों से संबंधित है वो विवाद, वो दिए गए हैं। जैसे कृष्णा जल विवाद की बात करेंगे तो ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की हम बात यहाँ पर करेंगे। गोदावरी में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर इसको अगर आपको देखना होगा तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इस पे मतलब ध्यान केंद्रित करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कभी अगर परीक्षा में अंतरराज्यीय जल विवाद के बारे में पूछ लिया गया मेंस में अगर आपको, तो आपको यहाँ पर ये सब चीजें वहां पर मेंशन करनी होगी, तो एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा क्योंकि मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है, करेक्टली मैच्ड है। पार्ट 6 की अगर हम बात करेंगे तो रिलेटेड टू स्टेट एंड गवर्नमेंट, पार्ट 4 में आपका प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात की गई है और पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। तो बताइए यहाँ पर आपका कौन सा सही है, चलिए बताइए। जब हम बात करते हैं पार्ट 3 में तो फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। डीपीएसपी आपको पता है, 4th में हम डीपीएसपी की बात करते हैं और पार्ट 6 में हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो सारा ही आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। एक बार हम देख लेते हैं। देखिए क्लास, ये जो भाग आपको दिए गए हैं ना, अगर आपने पास्ट ईयर्स के पेपर्स में देखा होगा तो बार बार रिपीट कर देता है, ठीक है। और मैं सच बता रही हूँ, स्टूडेंट कंफ्यूज होकर गलती में, प्रेशर में जब आप लोग रहते हैं, अभी ये सब चीजें जो है वो बहुत आसान आपको लगती है कि संविधान के किस पार्ट में क्या है, किस अनुच्छेद में क्या है, क्योंकि आप प्रेशर में नहीं है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो आपकी कंडीशन थोड़ा डिफरेंट होती है। उस समय खाली आपका दिमाग एक सब्जेक्ट पे नहीं कई सब्जेक्ट्स में रहता है, तो उस समय आपसे ये जो छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है वो आपको रेस के बाहर कर देती है। तो एटलीस्ट जब भी आप पॉलिटी पढ़िए तो वहां पर पार्ट्स याद कर लीजिए, ठीक है, अनुच्छेद याद कर लीजिए, शेड्यूल याद कर लीजिए, ठीक है, जो अनुसूची है उसको याद कर लीजिए। ये सब चीजें तो याद होनी चाहिए क्योंकि परीक्षा में पूछ लिया जाता है यहाँ पर। तो क्लियर है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे बता नहीं रही हूँ। अगला हम देखते हैं 21वां प्रश्न, लोकसभा का कोई सदस्य किसको अपना त्यागपत्र सौंपता है। तो बताइए, लोकसभा का जो मेंबर है वो किसको देगा अपना त्यागपत्र, लोकसभा अध्यक्ष को, मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को या फिर राष्ट्रपति को। तो लोकसभा का सदस्य है तो स्पीकर को अपना त्यागपत्र देगा, ए आपका सही उत्तर है। आसान प्रश्न था। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किससे
विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान संघीय है। ठीक है, कहां से हमें पता चलता है कि भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, वो फेडरल है। तो देखिए, लिखित और अन्वय संविधान से, मतलब रिटन एंड इनफ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन से, स्वतंत्र न्यायपालिका से, अवस्थित शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण होना। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, जब भी हम फेडरल सिस्टम की बात करेंगे तो हमने किस शेड्यूल की बात की है, हमने 7 शेड्यूल की बात की है, जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात की है ना, कि केंद्र के पास जो शक्तियां हैं, मतलब राज्य सूची की हमने बात की है, संघ सूची की, ठीक है, फिर राज्य सूची की बात की है, समवर्ती सूची की बात की है। तो ये क्या शो कर रहा है, ये फेडरल स्ट्रक्चर को शो कर रहा है भारत के। तो यहाँ पर केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण जो है वो उसके संघीय ढांचे को शो करता है। तो यहाँ पर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा 22वें का। समझ में आ रहा है ना क्लास? कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 23वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? ये एक बहुत ही आसान प्रश्न है और आपकी परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है, रिपीटेड प्रश्न है। Which of the following article empowers the parliament to make the law in respect of subject in the state list? तो बताइए 249, 116, 226 या 115? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? 249। ठीक है, 249 आर्टिकल के थ्रू हम क्या करते हैं, पार्लियामेंट को एम्पावर करते हैं कि वो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट मेंशन है, ठीक है, वो उस पे वो अपना मतलब कोई डिसीजन दे सके, लॉ बना सके। और ये अधिकार इसको कौन देता है? राज्यसभा देती है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला हम देखते हैं 24 प्रश्न को। 24 प्रश्न को देखिए क्लास ध्यान से। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, ठीक है, किसके प्रति? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो आपके कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके प्रति? टुवर्ड्स द लोकसभा अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन दिया गया है, अंडर 75(3) दिया गया है, क्लॉज 75(4) दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हैब्सर्ड वे में बना दिया गया है। मैं आपको बताऊं, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है, जब भी हम लोकसभा की बात करते हैं तो वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी, जब भी हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं तो वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके प्रति होता है? लोकसभा के प्रति होता है। ठीक है, ये एकदम सही है। फिर इसकी ये बात कहां पर दी गई है? तो ये आर्टिकल 75 के क्लॉज 3 में दी गई है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आपका ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, लोकसभा के प्रति, और अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, ठीक है, संविधान के अंतर्गत, तो ये भी सही है। ठीक है, ये तीनों ही आपके बिल्कुल सही है। 1, 2, 3 जहां पर दिया गया है वो आपका सही उत्तर होगा। आर्टिकल 75 का क्लॉज 4 अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सीक्रेसी के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा सी आपका सही उत्तर है। देख लीजिए जो मैंने आपको बताया, आर्टिकल 75 का क्लॉज 4 अगर हम देखेंगे तो इसके तहत किसी मंत्री द्वारा पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन हेतु दिए गए प्रारूप के अनुसार उसे पद की गोपनीयता का, जो मैंने आपको बताया सीक्रेसी को मेंटेन करने की ओथ दिलाता है। तो ये 75 का क्लॉज 4 है। थर्ड में हम किसकी बात करते हैं? क्लॉज थर्ड में हम बात करते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, मतलब लोकसभा के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं 25वां प्रश्न। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों के निर्णय करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आती है? तो बताइए, जो डिस्प्यूट होते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है, वो किस ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आते हैं? तो किस ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आते हैं? एडवाइजरी, एपिलेट, ओरिजिनल या कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर? सुप्रीम कोर्ट की बात यहाँ पर की है। तो जब भी हम बात करेंगे सेंटर स्टेट के बीच में डिस्प्यूट की बात करेंगे या स्टेट स्टेट के बीच में डिस्प्यूट की बात करेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? सी आपका सही उत्तर होगा, मूल अधिकारिकता के अंतर्गत। ठीक है, 25 का। अगला हम देखते हैं। अच्छा, अगला देखने के पहले यहाँ पर देख लीजिए, जब भी हम ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो होता है, यहाँ पर मैंने आपको बताया सेंटर और स्टेट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट है, आप सुप्रीम कोर्ट
के जुरिस्डिक्शन में है, स्टेट स्टेट के बीच में कोई दिक्कत है, कोई डिस्प्यूट है, तो वो भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंडर में है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे। ठीक है, अगर कोई अपील कर रहा है, मतलब लोअर कोर्ट से अपील आ रही, जैसे हम लोग कहीं पे आप लोअर कोर्ट में आप हार जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाएंगे ना, तो वो एपिलेट जुरिस्डिक्शन के अंडर आता है, याद रखिएगा, जब भी लोअर कोर्ट से अपील जाती है। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या है? जब सुप्रीम कोर्ट एडवाइस करता है, एडवाइजरी है ना, तो एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को किसी भी इंपॉर्टेंट मैटर पे, तो वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंडर आता है। नाम से भी क्लियर होगा, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, सेंटर स्टेट में कोई डिस्प्यूट, स्टेट में कोई डिस्प्यूट, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंडर। एपिलेट जुरिस्डिक्शन अपील कर रहा है लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट में, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास। एडवाइजरी यहाँ पर एडवाइस कर रहा है प्रेसिडेंट को ऑन द मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, किसी भी मैटर पे। रिट आप सभी को पता है, जब हम रिट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को रिट इशू करने का शक्ति कहां से मिलता है? आर्टिकल 32 से। ठीक है, याद रखिएगा। और जब हम हाई कोर्ट के रिट की बात करते हैं तो वो 226। ये दोनों चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, याद रहेगी ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्लास हम। यहाँ पर सी आपका सही उत्तर था, मैंने आपको बता दिया था। चलिए ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है। 26वां प्रश्न, 26वां प्रश्न ध्यान से देखिए क्या है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है? तो आसान सा प्रश्न है, राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है बताइए? 250। ठीक है, और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 238 फ्रॉम द स्टेट एंड यूटीज और प्लस 12 जो है दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये भी याद रखिएगा। चलिए डी आपका सही उत्तर था। 27वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। ठीक है, संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं। अब बताया जाए यहाँ पर क्या होगा आपका। देखिए, जब हम बात करते हैं पार्ट 5 में तो आपको पता है यहाँ पर हम यूनियन की बात करते हैं, हम सेंटर की बात करते हैं। मैं थोड़ा इधर हो जाती हूँ, हो सकता है आपको क्वेश्चन ना दिखे ना, तो स्लाइड से बाहर हो जाती हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। देखिए क्लास, आराम से आप क्वेश्चन को देखिएगा, कोई भी डाउट होगा तो मुझे बताइएगा। यहाँ पर क्या बोला गया है? आर्टिकल 52 to 78। ठीक है, वो पार्ट 5 में दिया गया है। यहाँ पर हम एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन की बात करते हैं, एकदम सही बोला गया है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव्स की बात करते हैं तो उसमें राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, ये सब शामिल होते हैं। अटॉर्नी जनरल किस आर्टिकल में दिया? आर्टिकल 78 में दिया गया है ना, तो बिल्कुल सही है। दोनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है और यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होगा इस प्रश्न में, आपको क्लियर है। असल में प्रश्नों को हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में रखना रहता है, और जब प्रश्न की लेंथ बढ़ा दो तो स्लाइड में आता नहीं है ढंग से, अगर साइज को छोटा कर दो तो आपको विजिबल नहीं होगा, तो इसी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो आप लोग थोड़ा सा मतलब समझ लिया करिए अगर कोई भी दिक्कत होती हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो सी आपका सही उत्तर था। 28वां प्रश्न, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का उल्लेख कहाँ किया गया है? ठीक है, राइट टू इक्वालिटी। आसान प्रश्न है, बताइए। 1920, 15 से 19, 14 से 18, 13 से 17। तो राइट टू इक्वालिटी की बात हम कहाँ करते हैं? 14 to 18 में करते हैं। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर हम देख भी लेते हैं एक बार सारे आर्टिकल्स को, रिवाइज करा देते हैं आपको। जब हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कहते हैं बताइए। यहाँ पर हम विधि के समक्ष समानता की बात करते हैं। ठीक है, और विधि का समान संरक्षण की बात करते हैं। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, यही बात करते हैं ना हम। अनुच्छेद 15 की बात करते हैं तो यहाँ पर हम धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स। ठीक है, ये याद रखिएगा। रिलीजन, फिर 16 की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोक नियोजन के विषय में बात करते हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की हम बात करते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों बोलने में ना कभी कभी इंग्लिश हो जाता है,
ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश वालों को भी समझ में आ रहा होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने बता दिया इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर 15 में देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब दिया गया है। फिर 17 की हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। और अनुच्छेद 18 में हम एबॉलिशन ऑफ किसकी बात करते हैं, टाइटल्स की बात करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, ये सब याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 29 प्रश्न को। 29 प्रश्न क्या दिया है, लोक अदालतों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार कीजिए। यहाँ पर लोक अदालत एक मंच या फोरम है जहां वे मामले जो न्यायालय में लंबित हैं अथवा अभी मुकदमे के रूप में दाखिल नहीं हुए हैं को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाया जाता है। फिर लोक अदालत को वैधानिक दर्जा देने के लिए वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। इंग्लिश वाले भी वीडियो को थोड़ा पॉज करके आराम से पढ़ लीजिए, फिर मैं उत्तर आपको देती हूँ। लोक अदालत is a platform or a forum where the cases which are pending in the court or have not yet been filed as a cases are settled amicably। फिर दूसरा दिया गया है The Statutory Service Authority Act 1987 was passed to give the statutory status to the लोक अदालत। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है और उत्तर क्या है, सी आपका सही उत्तर है, ठीक है। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सब आपका लिखा हुआ है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 30वां प्रश्न, जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्ति शामिल रहते हैं तो ऐसी स्थिति में उत्पन्न बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं। तो बताइए, प्रश्नन बेरोजगारी, प्रकट बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी या चक्रीय बेरोजगारी। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। यहाँ पर हम इसको कहते हैं प्रश्नन बेरोजगारी ना। जैसे अगर हम कृषि में देखें, एग्रीकल्चर में देखें तो प्रश्नन बेरोजगारी दिखती है। यहाँ पर एक छोटा सा जो अगर 1 हेक्टेयर का भी जमीन है उसमें फैमिली के 10-10, 15-15 मेंबर खेती कर रहे हैं, उनकी उतने की आवश्यकता नहीं है, 1-2 मेंबर भी उस खेत में खेती कर सकते हैं, लेकिन सब उसी एक छोटे से खेत के हिस्से में ही खेती कर रहे हैं, ठीक है, छोटे से लैंड में ही खेती कर रहे हैं। तो यहाँ पर जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है वो भी उसी चीज में इंगेज है, तो कहने को तो वो एम्प्लॉयड है लेकिन वो तब भी अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये एक छिपी हुई बेरोजगारी है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। ए आपका सही उत्तर है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे 31 प्रश्न को। यहाँ पर देखिए, भारत के निम्नलिखित वित्तीय संस्थाओं पर विचार कीजिए। तो इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो चलिए एक एक को हम लिखते चलते हैं। जब हम बात करेंगे आपका इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, ठीक है, फिर आपका दिया गया है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, फिर IDBI की, फिर नाबार्ड की। तो सबसे आसान तो आपको नाबार्ड लग रहा होगा। नाबार्ड का गठन कब हुआ है, 1982 में हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद हम IDBI की बात अगर करेंगे तो IDBI का गठन कब हुआ है, 1964 में हुआ है, ठीक है। कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ है, 1948 में, ठीक है। और फिर यहाँ पर अगर हम बात करेंगे आपके ICICI का, तो इसका गठन कब हुआ है, 1994 में। तो यहाँ पर आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा। तो बताइए, अब अरेंज करिए। तो सबसे पहले आपका क्या है, दिख रहा है ना क्लास आपको। क्वेश्चन बड़े होने में यही दिक्कत होती है कि स्लाइड में थोड़ा सा आपको विजिबल हो, आशा करती हूँ आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर नाबार्ड 1982 फोर्थ, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पहला हो जाएगा, पहला तो यहीं पे दिया गया है। फिर उसके बाद देखिए तीसरा 1964, फिर नाबार्ड, फिर आपका दूसरा, इसको करिए तो ए आपका सही उत्तर होगा। एक बार हम देख लेते हैं, यहाँ पर आपका सही दिया नहीं गया है, हाँ ए सही है, तो इसको आप दूसरा कर लीजिएगा। ये क्या है, ये गलत प्रिंट है, यहाँ पर इसको 2 करिए तो 1342 आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए एक बार। देखिए, जब हम भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की बात करेंगे IFCI की, तो 1948 में इसका गठन हुआ है। नाबार्ड का मैंने आपको 1982 बता दिया है। फिर उसके बाद जब हम IDBI की बात करेंगे तो 1964 और हम ICICI की बात करेंगे तो 1994, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं
32वां प्रश्न और आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न है। आप लोगों के कहने पर मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को फिर से बढ़ा दिया है, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा क्लास कैसी लगी, कहीं पर भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। 32वां प्रश्न, वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो बताइए कितना है, 15.41, 18.9, 7.89 या फिर 16.15? तो यहाँ पर सही उत्तर आपका क्या होगा? यहाँ पर सही उत्तर आपका ए होगा। ए आपका सही उत्तर है, ठीक है। तो इतनी चीज क्लियर हो गई, 15.41% है। तो चलिए क्लास, आज के सेशन को अब हम यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। और आशा करती हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। किसी भी प्रश्न में, किसी भी पॉइंट में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट का कोई टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। आशा करती हूँ आप लोग खूब पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अपने हेल्थ का ध्यान दीजिएगा और इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन खूब अच्छा जाए, आपका दिन खूब मंगलमय हो। धन्यवाद।